सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। नमस्ते, मैं हूं संध्या सिसोदिया और मैं शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 रतलाम में जीव विज्ञान विषय की शिक्षिका हूं। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 6 जैव प्रक्रम से मानव का परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खास है आपके लिए। सबसे पहले आता है मानव परिसंचरण तंत्र के भाग। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। रक्त वाहिकाएँ हैं और रक्त वाहिकाएँ 3 तरह की होती हैं, धमनी, शिरा और रक्त केशिकाएँ। धमनी का क्या मतलब है, हम किन वाहिकाओं को धमनी कहते हैं? तो धमनियाँ वो होती हैं जिनकी दीवार जो होती है थोड़ी मोटी होती है और उनमें रक्त बहता है। उसके बाद आती है शिराएँ। शिराओं की दीवार थोड़ी पतली है, इनमें भी रक्त बहता है, लेकिन दोनों तरह के रक्त में थोड़ा सा अंतर है। जो धमनियाँ हैं उनमें रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है और शिराओं में में ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम है। रक्त केशिकाएँ धमनियों और शिराओं की छोटी छोटी महीन शाखाएँ हैं, उन्हीं को हम रक्त केशिकाएँ कहते हैं। अब आता है रक्त कोशिकाएं। तो रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं भी कहा जाता है और इसमें 3 तरह की कणिकाएं आपको देखने को मिलेगी। लाल रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं, दूसरी है श्वेत रक्त कणिकाएं या कोशिकाएं और तीसरा है प्लेटलेट्स। इस चित्र में आप देख सकते हैं जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये सब लाल रक्त कोशिकाएं हैं और ये है आपकी श्वेत रक्त कणिकाएं और ये है प्लेटलेट्स। अब इनमें से पूछा क्या जाता है? इनमें पूछा जाता है कि रक्त में कौन सी कणिकाएं पाई जाती है या कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके नाम। तो ये सारे नाम हैं और इनका काम। तो लाल रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं जो होती हैं उनका काम होता है ऑक्सीजन को एक से दूसरी जगह तक लेकर जाना, यानी कि ये ऑक्सीजन का संवहन शरीर में करती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं आपकी जो होती हैं उनका काम है एक सैनिक की तरह, वो एक सैनिक की तरह बाहरी जीवों से लड़ती है। प्लेटलेट्स रक्त में थक्का जमाने का काम करती है जब आपको चोट लगती है। आगे देखते हैं। प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा क्या होता है? तो रक्त का जो तरल भाग है उसी को रक्त प्लाज्मा कहा जाता है। इसमें बहुत से पोषक तत्व, ऑक्सीजन और एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं। लसिका, अगर कोशिकाएं आपकी ये जैसे धमनियां हैं और ये शिराएं हैं, इनसे रक्त अगर छन के बाहर निकल जाए ऊतकों के बीच में यहाँ, तो उसके साथ जो प्लाज्मा है वो छन के बाहर निकल गया है। प्लाज्मा जो छन के बाहर निकला जिसमें कि लाल रक्त कणिकाएं नहीं हैं, उसी को लसिका कहा जाता है। और उसी तरह से ये आपको जो दिख रही है ये लसिका वाहिनियां हैं हरे कलर की। यहाँ पे आपको और बेहतर तरीके से दिखाई देगा। ये आपकी है धमनिकाएं, यानी कि धमनी की छोटी छोटी महीन ब्रांचेस, और ये है आपकी लसिका वाहिनियाँ। आगे चलते हैं। तो अगला आपका परिसंचरण तंत्र का भाग है हृदय। हृदय की आंतरिक संरचना का चित्र बनाने के लिए आता है, आपको इसकी क्रियाविधि पूछते हैं। तो आइए देखते हैं कि मानव का हृदय किस तरह का होता है। संरचना समझने से पहले इसकी लोकेशन बॉडी में, इसकी जगह कहाँ है, ये किस जगह पाया जाता है वो समझते हैं। तो हृदय मानव शरीर में वक्ष गुहा में पाया जाता है, दोनों फेफड़ों के बीचों बीच। अब मानव परिसंचरण तंत्र में हृदय का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इसका काम होता है रक्त को पंप करना। जैसे कि आपके घर में मोटर होती है पानी को पंप करने के लिए, यह बिल्कुल वैसे ही काम करता है। और इसमें होते हैं 4 कक्ष। ये एक ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। जो 2 ऊपर वाले कक्ष हैं उनका नाम है आलिंद, इसे दायां आलिंद और बायां आलिंद कहा जाता है। और नीचे वाले कक्षों के नाम है निलय, दायां निलय और बायां निलय। दोनों के बीच में एक विभाजिका, एक सेप्टम होता है जो दोनों हिस्सों को अलग अलग रखने का काम करता है। तो
यहाँ और यहाँ में फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि जो दायां हिस्सा है हृदय का, उसमें आने वाला रक्त जो होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और बाईं तरफ के हिस्से में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इस तरह से ऑक्सीजन की मात्रा जिसमें अलग अलग रक्त में है उसको अलग अलग रखने के लिए ही ये सेप्टम या विभाजिका का निर्माण हुआ है विकास के दौरान। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हृदय में रक्त आता कहाँ से है। तो जितनी भी धमनी और शिराएं हैं वो रक्त को लेकर पूरे शरीर में ट्रेवल करती हैं। तो धमनी और शिरा में फ़र्क क्या है? धमनी हम सिर्फ उसे कहेंगे वो रक्तवाहिका जो रक्त को हृदय से दूर लेके जाए, वो धमनी है, और जो हृदय की ओर लेकर आए रक्त को, वो शिरा है। तो जितनी भी शिराएं हैं वो आपस में मिलकर महाशिरा का निर्माण करती है। तो शरीर में 2 महाशिराएं हैं, एक जो बॉडी के अपर पार्ट से आती है अग्र हिस्से से, और एक बॉडी के लोअर पार्ट यानी कि पृष्ठ हिस्से से आती है। तो सारी शिराएं अग्र हिस्से की मिलकर एक अग्र महाशिरा बनाती है और वो हृदय में दाईं तरफ रक्त को लाकर भर देती है। और इसी तरह पिछले हिस्से से पश्च महाशिरा रक्त को लेकर आती है और दाएं आलिंद में भर देती है। जब दाएं आलिंद पूरी तरह से रक्त से भर जाता है तो यहाँ दोनों आलिंद और निलय के बीच में एक कपाट है। वो कपाट पर प्रेशर पड़ने से वो खुलता है और सारा रक्त यहाँ पर भरने लगता है। अब ये कपाट का नाम आपसे पूछा जाता है कि दाहिनी ओर जो कपाट पाया जाता है उसका नाम क्या है। तो दाहिनी ओर एक त्रिवल्ली कपाट पाया जाता है और आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे ये आपको दिख रहे होंगे, 3 स्लिट्स दिख रहे होंगे। जब यहाँ पर रक्त आता है तो इस पर ऐसे प्रेशर पड़ता है और ये ऐसे ओपन होता है। इस तरह से आप जब खोलेंगे इसे तो ऐसे आपको दिखाई देगा, इस तरह से खुलेगा। तो ये 3 कपाट वाला वॉल इस तरफ पाया जाता है, दाहिनी तरफ, दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में। अब रक्त दाएं आलिंद से दाएं निलय में भर गया है और ये कपाट हो जाता है बंद ताकि रक्त वापस से आलिंद में नहीं जाए। यहाँ पर रक्त भर जाने के बाद इस पर दीवारों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने लगता है। निलय की दीवारों पर दबाव पड़ने की वजह से रक्त यहाँ से निकलकर यहाँ पर महाशिरा की तरफ, महाधमनी की तरफ जाने लगता है। कौन सी धमनी है ये? जब यहाँ से जाएगा रक्त तो जाएगा फुफ्फुसी धमनियों में। क्यों फुफ्फुसी धमनियों में? यहाँ पर जब भरा था रक्त तो उसमें था ऑक्सीजन कम मात्रा में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की पूर्ति करनी है तो इसे लेकर जाया जाता है फुफ्फुस यानी कि लंग्स में, फेफड़ों में। जब फेफड़ों में जाएगा तो वहाँ पर होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। जब आप सांस लेते हैं तो फेफड़ों में हवा भरती है और ऑक्सीजन आती है, वहीं से ऑक्सीजन को रक्त में विसरण के द्वारा भरा जाता है। जब विसरण के द्वारा रक्त में ऑक्सीजन की पूर्ति कर दी गई है तो वहाँ से वापस रक्त को लाया जाएगा। तो वो आप बेहतर तरीके से यहाँ देख सकते हैं इस चित्र में। यहाँ से दाएं आलिंद से दाएं निलय में गया है रक्त और वहाँ से फुफ्फुसी धमनियों में पहुँच जाता है। यहाँ पर रक्त का आदान प्रदान हुआ है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान हुआ है और ऑक्सीजन भर गई है रक्त में और ये फिर से बाईं ओर आ चुका है फुफ्फुसी शिरा की मदद से। शिरा यानी कि जो हृदय की ओर रक्त को लेकर आ रही है। तो ये फेफड़ों से रक्त को लेकर आ रही है हृदय में और शिरा का नाम है फुफ्फुसी शिरा और बाएं तरफ रक्त को भर दिया है। तो जब रक्त बाएं आलिंद में भर गया है तो बाएं आलिंद की दीवार पे बहुत प्रेशर पड़ता है और ये कपाट जो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं वो ओपन हो जाता है और उसका नाम है द्विवल्ली कपाट और वो ऐसा है 2 कपाट की तरह। जब इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये ऐसे खुलेगा। दाहिने में 3 थे और बाएं में 2 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसे मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। जब वॉल्व यहाँ से खुला तो रक्त यहाँ भर गया है और जैसे ही रक्त यहाँ भरना शुरू करता है ये दीवारों पे, निलय की दीवारों पे बहुत ज़्यादा दबाव डालता है
और ये वॉल बंद हो गया है और अब यहाँ से रक्त निकलकर महाधमनी में इस तरह से यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ से जाने के बाद धमनी की कई शाखाएं बनती हैं और पूरे शरीर में हर अंग को रक्त देती हैं। बाद में फिर से धमनियाँ शिराओं की तरफ जाती हैं, उनसे जुड़ती हैं और महाशिरा बनती है और फिर से दाईं ओर हृदय में रक्त को भरा जाता है। इस तरह से एक चक्र में हृदय में 2 बार रक्त भरता है। इसीलिए मानव का परिसंचरण तंत्र दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसकी 2 वजह हैं, एक कि ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त को अलग अलग रखा जाए और मानव की जो ऑक्सीजन की मांग है उसकी बहुत ज़्यादा मांग है क्योंकि उसे अपने शरीर के ताप को एक सा रखना है। एक सा रखने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ताकि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो सके और ऊर्जा मिल सके। तो इसी वजह से 2 भाग किए गए हैं हृदय के, एक तरफ कम ऑक्सीजन वाला और दूसरी तरफ अधिक ऑक्सीजन वाला रक्त बहता है। तो दोहरे परिसंचरण तंत्र आपने समझा और हृदय की संरचना भी समझी। अब हम देखते हैं इस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला है रक्तदाब किस यंत्र द्वारा नापा जाता है। तो रक्तदाब हमको नापने के लिए स्फैग्मोमेनोमीटर का यूज़ करते हैं। ये पुराना वाला मॉडल है और ये नया डिजिटल वाला है। पुराने मॉडल में मरकरी का यूज़ करते थे और ये एक द्रव धातु होती है। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। तो सामान्यतः रक्तदाब होता है 120/80 mmHg। ये 120 रक्त का दाब तब है जब धमनी में आप नापेंगे, कब, जब निलय सिकुड़ रहे होते हैं और रक्त आगे महाधमनी या महाशिरा की तरफ जा रहा होता है। उस तरफ महाधमनी की तरफ जाता है तब आपका रक्तदाब अधिक होता है और 120 mmHg उसका रक्तदाब नापा जाता है। जब 80 कब होता है, जब निलय फैल रहे होते हैं। जब निलय फैलते हैं तो रक्तदाब कम होता है, ये न्यूनतम है, 80 होता है। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग का नाम है अरक्तता यानी कि खून की कमी। रुधिर में प्लेटलेट्स ना हो तो क्या होगा। तो रुधिर में अगर प्लेटलेट्स नहीं है तो प्लेटलेट्स का काम आप जानते हैं कि रक्त का थक्का जमाना होता है। तो रक्त का थक्का चोट लगने पर नहीं जमेगा और रक्तदाब में कमी आ जाएगी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपसे पूछा जाता है रक्त और लसिका में क्या अंतर है। तो रक्त में आपके सभी प्लाज्मा, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन्स, एंजाइम सब कुछ मिलेगा। लेकिन लसिका जब है आप बात कर रहे हैं तो लाल रक्त कणिकाएं कम हो जाएंगी और श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। धमनी और शिरा में अंतर लिखना है तो आप धमनी की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, उनमें वॉल नहीं होते हैं और ये त्वचा की गहराई में मिलती है। साथ ही ये रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं, जबकि जो शिराएं हैं वो आपकी स्किन के, आपकी त्वचा के पास में मिलती है। ये जो आप देखते हैं यहाँ पे आपको जो ग्रीन कलर से दिखाई देती है वो सब शिराएं हैं, त्वचा के पास में मिलेगी। इनकी दीवार पतली है, इनमें वॉल भी पाए जाते हैं और इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इनमें जो रक्त बह रहा है ऑक्सीजन की मात्रा कम है। मानव हृदय के आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र हमने अभी देखा था। रक्त के विभिन्न घटकों के नाम और कार्य। तो रक्त के कई घटक हैं जो अभी देखे हमने, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। और इनके कार्य भी आपको मैंने अभी बताया कि लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन का संवहन करती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं सैनिक की तरह कार्य करती हैं और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाती हैं। मनुष्य में परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है और इसका महत्व भी मैंने अभी आपको समझाया कि दोहरा परिसंचरण तंत्र इसलिए कहा जाता है कि रक्त एक चक्र में हृदय में 2 बार प्रवेश करता है और इसका कारण यह है कि इसकी वजह से ऑक्सीजन और कम ऑक्सीजन वाला जो रक्त है उसको अलग अलग रख सकें और ऑक्सीजन की डिमांड और ऊर्जा की डिमांड को पूरा किया जा सके।
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।